तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर है और 2/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड और 1/3 पोर्शन क्या है, लेट आउट है। ठीक है, तो एक घर है जिसका 2/3 हिस्सा, ठीक है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है और जो 1/3 हिस्सा है वो लेट आउट है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि जो लेट आउट प्रॉपर्टी है वो 5000 पर मंथ के हिसाब से लेट आउट है, यानी कि इसका रेंट कितना है 5000 पर मंथ। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ये 3 महीने क्या था, वैकेंट था। तो 3 महीने क्या था, वैकेंट था, तो ये वैकेंसी लॉस हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मंथ जो है वो लैंडलॉर्ड को पैसा नहीं मिला, यानी कि अनरियलाइज रेंट है, तो 1 महीने का क्या हो जाएगा, अनरियलाइज रेंट। ठीक, उसके बाद से कह रहे द लैंडलॉर्ड कुड नॉट फुलफिल द कंडीशंस रिगार्डिंग द क्लेम फॉर अनरियलाइज रेंट, यानी कि ये जो कंडीशन है ना, रूल 4 की 4 कंडीशन, रूल 4 की 4 कंडीशन क्या कहती है जरा बताओ तो। पहला, आप देख के तो कोई बोल देगा टेनेंसी इज बोनाफाइड, पहला। दूसरा है कि या तो उसने घर खाली कर दिया या तो वो हर कोशिश की गई है घर को खाली करवाने के लिए। तीसरा कि उसने सारे के सारे घर खाली कर दिए हैं। और चौथा कि वो हर कोशिश की गई है पैसा रिकवर करने के लिए। याद आया, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी अनरियलाइज्ड रेंट क्या होगा, माइनस होगा। हालांकि ये 4 कंडीशन आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए, न्यूमेरिकल में ये नहीं बोलेगा कि ये कंडीशन है। ठीक, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या फिर नहीं हुई है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आपको वो चारों कंडीशन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहां पे कह रहा है कि वो फुलफिल नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो अनरियलाइज्ड रेंट नहीं माना जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास जीएवी निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के घर है ना, एक है हमारे पास क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक क्या है लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी क्या होती है, नील। उसमें से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो इसमें तो कुछ नहीं माइनस होगा, तो इसकी एनएवी कितनी आ जाएगी, इसकी एनएवी भी आ जाएगी नील। ठीक, इसमें से माइनस करते हैं 30% का क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन और माइनस करते हैं क्या इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमारा क्या आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आता है। ये भी नील है तो ये भी क्या हो जाएगा नील, और ये भी कुछ नहीं तो खत्म, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नील। ठीक, इतना काम खत्म। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो निकल जाएगा सीधे। लेट आउट के केस में कह रहा है कि 5000 पर मंथ के हिसाब से क्या था, लेट आउट था। तो जरा बताओ एक साल में कितना महीना, 12, तो यानी कि 12 इंटू कितना 5000, तो उसकी एक्चुअल रेंट कितनी आ गई 60000। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 महीने घर क्या था, वैकेंट था, तो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 1 महीने का 5000 है तो 3 महीने कितना होगा 15000, यानी कि रेंट कितना आ जाएगा 45000। इसमें से हम 5000 का अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कंडीशन नहीं फुलफिल हुई है। इसका मतलब कि जीएवी कितनी हो गई 45000। म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में कुछ पे किया है, कितना 36,000 पे किया। तो बताओ 36,000 पूरे घर का पे किया होगा ना, पूरे घर का अगर 36 पे किया होगा तो लेट आउट प्रॉपर्टी सिर्फ कितना है 1/3, तो हम भी कितना लेंगे सिर्फ 1/3, यानी कि इसमें से कितना माइनस कर देंगे 12000, कितना आ जाएगा 27000, नहीं सेट कहाँ जी 23000। ठीक, 33, हाँ सॉरी 33000। ठीक है, 33,000 आया। इसमें से 30% का क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि 9900। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में है नहीं तो कुछ नहीं माइनस होगा, यानी कि इसको माइनस करो कितना आएगा 33 में से 10 जाएगा 23,100, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, खत्म। इस तरह निकल जाएगा। जिसको डाउट है पूछो। 15 में देखो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। ठीक, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 80,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 1,20,000,
स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 1 लाख, हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 4 months एंड देन लेट आउट एट द रेट 10,000 पर मंथ पहला केस और 15,000 पर मंथ दूसरा केस। म्युनिसिपल टैक्स पेड हम लोग किए हैं ओनर को कितना 10,000, यही है ना, पेड बाय द ओनर, यानी ओनर ने पे किया कितना 10,000, खत्म। तो एक काम करते हैं अच्छा नीचे क्या कह रहा है कि द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर मान लो मेरा घर है, ठीक, और मैंने अपने घर को 1 दिन के लिए भी क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि मेरा घर जो है वो पूरे साल भर क्या था, लेट आउट था। आगे बात सुन, यही बोले थे ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 महीने के लिए क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो जल्दी से बताओ, अगर 4 महीने का सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो क्या हम 4 महीने का सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू निकालेंगे, बोलो। अगर 4 महीने ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था और 8 महीने क्या था, लेट आउट, तो ये घर क्या माना जाएगा, लेट आउट माना जाएगा। इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड से कोई मतलब नहीं है। इसी केस में अगर मान लो मेरे पास 2 घर ही होता या 2 रूम होता, 2 यूनिट होती, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक क्या है, लेट आउट, तो उस केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड अलग निकलता और लेट आउट अलग निकलता है। यही हम लोग कल डिस्कस किए थे, ठीक। तो कह रहा है कि 4 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये मान लिया जाएगा कि ये घर कितने महीने लेट आउट था, 12 महीने। अगली बात समझ में। तो सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम क्या निकालेंगे, हाउस प्रॉपर्टी। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि जीएवी, बोलो, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार मानिए कि ये 10,000 है और एक बार क्या मानिए 15,000 है, ये ना बोला है। तो केस 1 मान लेते हैं कितना है 10,000 पर मंथ, और केस 2 कितना है 15,000, यही है ना। सबसे पहले जीएवी निकालते हैं। तो जल्दी से बताओ, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हाई। बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 80,000 और फेयर वैल्यू 1,20,000, विच एवर इज हाई क्या है, तो 1,20,000 हमारा आ गया ER1 यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट 1। इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है 1 लाख, विच एवर इज लेस यानी कि कितना ले लेंगे 1 लाख। अब इसको कंपेयर करेंगे, पहला केस क्या बोला है 10,000 पर मंथ। तो जल्दी से बताओ मुझे रेंट तो कितने महीने का मिला है, एक्चुअल रेंट हमको मिला है सिर्फ कितने महीने का 8 महीने का, साल भर में 12 महीना होता है, ठीक। अच्छा ये पहली बार सुन रही हो, ठीक। 10,000 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा 80,000। जरा बताओ 80 और 1 लाख विच एवर इज हाई, हाई कितना है, तो पहले वाले केस में जीएवी कितनी होगी, यानी कि मैं यहां पे लिख दूं 1 लाख, ठीक है। यही दूसरा केस देखो 80 और 1,20,000 विच एवर इज हाई, तो 1,20,000, 1,20,000 और 1 लाख विच एवर इज लो, तो कितना 1 लाख। अब इसको कंपेयर करेंगे किसने से 10,000 इंटू 15,000 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 और 1 लाख विच एवर इज हाई, तो हाई कितना है, यानी कि दूसरे वाले केस में कितना लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है 80,000, 80,000 पे किया है ना, पक्का चेक कर लेना। दोनों ही केस में 80,000 किया यानी कि 80,000 यहां भी हो जाएगा। नहीं सर 10,000, अरे म्युनिसिपल 10,000 है, म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है 10,000, तो 10,000 होगा, ठीक। तो यहां भी कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि यहां पे हो जाएगा तुम्हारा NAV, एक में हो जाएगा कितना 90,000 और एक में कितना हो जाएगा 1,10,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना देते हैं 30%, इसका 30% हो जाएगा 27,000 और इसका 30% हो जाएगा 33,000। इंटरेस्ट लोन है नहीं, तो इंटरेस्ट लोन कुछ नहीं, तो माइनस मत करो, छोड़ दो, ठीक। इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63,000 और ये आ जाएगा 87,000, 77 नहीं 87 नहीं 77 ही है बस।
ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हो गया, लिख लो, लिखना है तो। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर ए लेट आउट ऑफ हाउस टू मिस्टर बी ऑन 1/4/2012। ए ने घर किसको दिया है? बी को। तो एक आदमी ए है, इसने बी को घर दिया है 1/4/2012 को ना, 3000 पर मंथ फॉर 5 ईयर्स, 3000 पर मंथ के हिसाब से 5 साल के लिए। ठीक, फिर कह रहा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स मिस्टर बी रिफ्यूज टू वैकेट द हाउस, हेंस मिस्टर ए फाइल्ड अ सूट टू गेट द हाउस वैकेटेड एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस 1000 इन दिस कनेक्शन। 5 साल के बाद से बी बोला कि हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक, तो ए ने क्या किया, 1000 रुपए के बाउंसर्स बुलाए, ठीक, और उसको घर से निकलवा दिया। ठीक, बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग क्या किया, बुलाया, पुलिस को बुलवाया, उसका 1000 रुपया खर्चा हुआ और 1000 रुपया खर्चा करके इसको इस घर से क्या कर दिया, निकलवा दिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो 1000 यहां पे इसने क्या किया, खर्चा किया। फिर कह रहा है लेटर ऑन मिस्टर ए एग्रीड टू रिन्यू द टेनेंसी फॉर 5 ईयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2017। किसने माना? मिस्टर ए ने रिन्यू कर दिया टेनेंसी को। ठीक, और बोला कि अब हम 4000 पर मंथ के हिसाब से तुमको घर देंगे। यानी कि बी को पहले खाली करवा दिया, फिर बी से ही बी ने ए को कुछ रिक्वेस्ट किया होगा, तो फिर उसने बी को घर दे दिया। कितने, कब दिया? 1/4/2017 को। कितने महीने के हिसाब से? 4000 पर मंथ के हिसाब से 5 साल के। यही हुआ है। अच्छा, बी एग्रीड टू इट एंड पेड द एरियर्स ऑफ रेंट फ्रॉम 1/4/2017 टू 31 मार्च 2019 ऑन 1 जून 2019। क्या कह रहा है कि बी ने एग्री कर दिया किसको, कि हम ये मानते हैं, और उसको वो एरियर दे रहा है 1/4/2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का। ठीक, कितने से? 1 जून 2019 के तारीख को, यानी कि 1 जून 2019 को उसने क्या किया, जितना भी एरियर पड़ा होगा, ठीक, उसका आप हमको क्या दोगे, पैसा दोगे। ठीक, वो और वो मान भी गया। कैसा एरियर? 3000 पर मंथ के हिसाब से दे रहा था, उसने बोला 4000 पर मंथ के हिसाब से होगा, तो इसका मतलब कि वो 1000 रुपया कम दिया है। 1000 रुपया कब से कम दिया है? 1/4/2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का। ठीक, 1/4/2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक भी उसने कितना पे किया है? 3000 पे किया होगा। ठीक, लेकिन ये नया वाला कब, कितने का बन रहा है? 4000 का। तो उसके बाद से जो भी एरियर बचा होगा, एरियर कितने का रहा होगा? 1000 का। बोलो, ये 1000 वो देने को तैयार हो गया कब से? 1/4/2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का। ठीक, किस दिन दिया है? 1 जून 2019। ये कहानी समझ में आई? बोलो, फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन में? मिस्टर ए पेड द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउस टैक्स दिया हुआ है 6000 का, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 800 का, और ग्राउंड रेंट दिया कितने का? 500 का। कहानी समझ में आई? जरा ये मुझे बताओ, हमको मतलब किससे है? हमको मतलब है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यानी कि मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा, सॉरी प्रीवियस ईयर क्या होगा? 19-20। तो हमको रेंट कब से लेना है? 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक का, यही ना? तो बताओ रेंट क्या था? 4000 था ना? बोलो। हाँ सर, रेंट तो 4000 है। ठीक, तो यानी कि हमारे पास जो रेंट मिला होगा, इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू और कुछ दिया नहीं है, ना तो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया, ना तो फेयर वैल्यू दिया, ना तो स्टैंडर्ड रेंट, तो सिर्फ एक्चुअल रेंट से मतलब है। एक्चुअल रेंट हमको बोला है कितना है? 4000 पर मंथ। बताओ 12 महीने का कितना हो जाएगा? 48000। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, हमको तो रेंट से मतलब है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया है? 6000। मतलब हाउस टैक्स और म्यूनिसिपल टैक्स एक ही है, तो म्यूनिसिपल टैक्स उसने कितना पे किया है? 6000, यानी कितना हो जाएगा? 42000। तो एनएवी कितना आ गया? नेट एनुअल वैल्यू
42,000, उसमें से माइनस करेंगे क्या 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसी का 30%, तो 42 तिया कितना होता है, 4 तिया 12, 2 3 6, 12,600, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन क्वेश्चन में है तो माइनस कुछ नहीं होगा, यानी कि इसको माइनस जब करेंगे 42 में से 42 जाएगा तो बचेगा 30, 29,400, ये आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आई। कल हम लोगों ने आप लोग को पढ़ाया था रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर ऑफ सैलरी। अगर एरियर ऑफ सैलरी मिलती है या अनरियलाइज्ड रेंट मिलता है तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने उसके लिए बताया था आपको कि जो भी आपको एरियर मिला होगा, एरियर ऑफ रेंट, ठीक, उसमें से माइनस कर देंगे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये हम लोग कल डिस्कस किए थे। तो जरा बताओ एरियर ऑफ रेंट इसमें कितना है। तो एरियर ऑफ रेंट हम लोग लेंगे 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 1 साल, और 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 2 साल। आ रही कि नहीं बात समझ में। अगर मैं यहां लिखूं 1 अप्रैल 2017 और यहां लिखूं 31 मार्च 2019, यही तो रेंट एरियर था। और यही वाला पैसा कब दिया है, 1 जून को दिया है। तो यहां से यहां कितना महीना है पहले देख लो। तो भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 1 साल, और 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 दूसरा साल। तो 12 और 12 कितना महीना हो गया, यानी कि 2 साल। बोलो, हमें पता है कि 3,000 तो वो दिया ही होगा, 1,000 एक्स्ट्रा वाला नहीं दिया होगा। 3,000 महीने तो वो रह ही रहा था, तो वो तो दे ही रहा होगा। हमने बोला नहीं अब तुमको हर महीने कितना देना है 4,000, वो कितना दे रहा था हमें 3,000। तो जो डिफरेंस रहा होगा वही हमको नहीं दिया होगा। तो 1,000 पर मंथ कितने महीने के लिए दिया है, 24 महीने के लिए। तो हम यहां पर लिख देंगे कितना 1,000 इंटू 24, यानी कितना हो जाएगा 24,000। इसका 30% निकाल देंगे तो 24 तिया कितना होता है 7200, यानी कितना माइनस कर देंगे 7200, कितना आ जाएगा 16,800। तो ये भी तुम्हारी इनकम है, ये भी इनकम है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो 29,400 और 800 कितना हो जाएगा 30,200 और 46,200, यानी कि 46,000। कोई समस्या, जहां डाउट है पूछ लो। खत्म। एक लास्ट टॉपिक लिखो बच गया, को ओनर। हमने बताया भी था कि को ओनर एक बस लास्ट टॉपिक बच गया है, इसको लिखना है लिख लो। उसके बाद से को ओनर हम बताएंगे आप लोग को, वही एक लास्ट टॉपिक बच गया है। फिर और क्वेश्चंस करेंगे, अब सिर्फ क्वेश्चन ही करना बाकी रह गया है। चलो देखो, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि एक महल था, ये महल किसका था, राजा का था, ठीक। जब तक राजा थे तब तक महल में चारों बेटे उनके एक साथ रहते थे, ठीक। चारों बेटे क्या करते थे, एक साथ रहते थे। जैसे ही राजा जी का देहांत हुआ, ठीक, जिनका स्वर्गवास हुआ, तो उनके जो चारों बेटे थे वो बंटवारा कर लिए, ठीक। ठीक, ये चारों बेटों में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। यानी कि इस घर के कितने मालिक हैं अब, 4। इस घर के कितने मालिक हैं, 4। अब क्या हुआ, इस पूरे घर की रही होगी म्युनिसिपल वैल्यू, बोलो, इस पूरे घर की रही होगी फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट हुआ होगा। एक्चुअल रेंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मान लो अगर कोई रेंट पे देगा, हम चर्चा करेंगे इसको कि रेंट पे देगा तो क्या होगा। मान लेते हैं कि रेंट पे नहीं रहा, तो पूरे घर की ये सब वैल्यू रही होगी कुछ ना कुछ, ठीक। हालांकि अगर रेंट पे नहीं रहेगा तो इसकी जीएवी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। मान लेते हैं कि इसमें से किसी ने क्या कर दिया, रेंट पे भी चढ़ा दिया, ठीक, या चारों ने रेंट पे चढ़ा दिया। उस केस में ये चारों के चारों जो होगा, कितने ओनर है हमारे पास, एक घर के 4 ओनर हैं, ठीक। यानी कि हमें चारों की इनकम निकालनी होगी। मान लेते हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू कर देते हैं, ये 4 लोग थे, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक, ये लोग थे। इन चारों की इनकम अलग निकालनी होगी, ठीक। तो इस केस में पहले ये बोला गया कि
मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा घर किसका है, एक लोग का है। पहले ये क्या मान लिया जाएगा कि ये पूरा का पूरा घर किसका है, एक लोग का है। पहले आप एक लोग का मान करके आप क्या निकाल दो, इनकम निकाल दो, और फिर उस इनकम को कितने से डिवाइड कर दो, 4 से, तो आ जाएगी आपको चारों की इनकम। यानी कि एक ही मकान अगर उसके एक नहीं एक से अधिक ओनर है, ठीक, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में क्या किया जाएगा, पहले ये मान लिया जाएगा कि साहब ये पूरा का पूरा घर किसका है, एक लोग का है, ठीक। ओनर तो इसमें 4 है, लेकिन उस केस में क्या मान जाएगा कि ये पूरा का पूरा घर किसका, एक ही ओनर है। पहले एक ओनर के हिसाब से क्या निकल जाएगी, इनकम, और उस इनकम पे जो टैक्स लगेगा, मतलब जो भी इनकम आएगी उसको फिर 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सबकी अपनी अपनी इनकम निकल जाएगी। ये कहानी समझ में आया, ठीक। टैक्स लगने के पहले या टैक्स से इनकम निकालते समय, टैक्स एकदम लास्ट में लगता है ना, टैक्स लगाने, इनकम निकालते समय, जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहे होंगे तो उस समय जो भी इनकम आएगी उसको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 होंगे तो 3 से, 2 होंगे तो 2 से। इतनी कहानी समझ में आई। इसमें एक पॉइंट बस ध्यान में रखने वाला है, हम लोग शायद कहीं पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन लोन, उसमें मैक्सिमम लिमिट पढ़े थे ना, एक पढ़े थे हम लोग 2 लाख और एक पढ़े थे 30,000। ये 30,000 होता है कब, जब वो 1 अप्रैल 99 से पहले लिया गया होगा, और ये कब होता है, जब 1 अप्रैल 99 के या फिर बाद लिया जाएगा। यही पढ़े थे। ये जो होगा वो घर बनवाने और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया होगा, ठीक, रिनोवेशन सब चलेगा। ये 30,000 कब होगा, जब अगर रिपेयर और कंस्ट्रक्शन आ गया तो उसके लिए था। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ये एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए था, अगर रिपेयर के लिए लोन लिए होगे तो उसके लिए हमेशा लिमिट कितनी होगी, 30,000 रुपए। इतनी बात समझ में आई। चलो अब देखो, अब जरा ये बताओ, ये जो 2 लाख है वो एक लोग को मिलेगी या 4 लोग को मिलेगी। अगर चारों ने लोन पे इंटरेस्ट अगर पे किया हुआ, लोन लिया होगा, तो जो इंटरेस्ट निकालेंगे तो उस केस में जो 2-2 लाख की लिमिट है वो चारों को मिलेगी। 2 लाख को डिवाइड करेंगे 4 से, और जो 50,000 आएगा वो चारों को मिलेगा। अब सोचो जरा, ऐसे सोचो, मान लेते हैं कि ये भी लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, ये भी लोन रहा होगा, मतलब पूरे घर पे लोन पे बना है ना, तो लोन पे हमने इंटरेस्ट पे किया होगा। तो जब इंटरेस्ट की बात आएगी, ठीक, तो वो इंटरेस्ट की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो भी क्या हो जाएगी, 4 लोग को मिल जाएगी। यानी कि एक्स डब्ल्यू को भी कितनी मिलेगी, 2 लाख की, वाई एक्स को भी कितनी मिलेगी, 2 लाख की, वाई के लिए भी 2 लाख और जेड के लिए भी 2 लाख। तो जब लिमिट की बात होगी तो लिमिट चारों को इंडिविजुअली मिलेगी, लेकिन जब हम ओवरऑल की बात करेंगे, पूरे घर की बात करेंगे, तो घर के केस में पहले आप पूरी इनकम निकाल दो, उसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से, ठीक। और जब लिमिट होगी तो वो लिमिट 4 से डिवाइड नहीं होगी, वो चारों को इंडिविजुअली कितने की मिलेगी, 2 लाख या फिर 30,000 की। इतनी बात समझ में आई, पक्का। यानी कि को ओनर के केस में कुछ नहीं करेंगे। को ओनर के केस में अगर आपके पास एक घर के 2 या 2 से अधिक क्या है, ओनर है, तो उस केस में पहले ये मान लिया जाएगा कि पूरा का पूरा घर कितने लोग का है, एक लोग का है। पहले एक लोग का मान करके पूरे घर की क्या निकाल दो, इनकम, और जब एक लोग की मान करके इनकम निकल गई, उसमें सब म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके 30% डिडक्शन दे करके ये जो सब करने के बाद जो आएगा उसको फिर किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, ठीक। लेकिन जब लोन होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसके लिए हम लास्ट तक इनकम नहीं निकालेंगे, उसमें जो भी एनएवी आई होगी, एनएवी में से 30% डिडक्शन माइनस कर देंगे। अब जो आएगा उसके बाद चारों को इंडिविजुअली क्या मिलेगा, 2-2 लाख की लिमिट देखेंगे। आगे बात समझ में। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लेते हैं कि इसके ओनर, इस इंटरेस्ट ऑन लोन आया 4 लाख का, कितने का आया, 4 लाख का, और ओनर हमारे पास कितने हैं, मान लेते हैं 4 है, तो सबका आया कितना, 1-1 लाख, बोलो। अब ये जो 1-1 लाख आ रहा है, तो अभी हम लोग पढ़े कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 2 लाख या 30,000। तो 2 लाख को हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इनको भी 2 लाख की लिमिट देखेंगे, इनको भी 2 लाख की लिमिट देखेंगे, इनको भी 2 लाख की लिमिट देखेंगे, और इनको भी, यानी कि सबका 1-1 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड
नहीं करे। अगर मान लो यही रिपेयर के लिए लिए होंगे तो उस केस में 1 लाख का इंटरेस्ट दिया, लेकिन माफ कितना होगा, इनका भी 30,000, इनका भी सिर्फ 30,000, इनका भी कितना 30,000 और इनका भी 30,000, यानी कि 30,000 4 से डिवाइड नहीं होगा। 30,000 सबको एक इंडिविजुअली मिलेगा और एक 2-2 लाख रुपया भी सबको इंडिविजुअली मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा को ओनर का केस। खत्म कहानी, पक्का। क्वेश्चन किया जाए। और अगर मान लीजिए हम लोन 2 लाख का लिए हैं तो 2 लाख का लोन लियो, उस पर इंटरेस्ट पहले निकाल दो, पहले इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक, इंटरेस्ट मान लेते आया है कितना 50,000 मान ले अपने हिसाब से, 50,000 आया तो 50,000 4 से डिवाइड कर दो। ठीक, 50 क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? इंटरेस्ट है ना 50,000 का, तो इंटरेस्ट को मैंने या तो इंटरेस्ट माइनस करो। ठीक, तो जब हम 50,000 देखोगे तो 50,000 और 30,000 को कंपेयर नहीं करोगी, समझ रही हो। जैसे 50,000 की कंबाइन इंटरेस्ट आई, लो तुम्हारे लिए कर देते हैं। कंबाइन इंटरेस्ट तुम बोल रही हो कि इस वाले केस में जो 4 लाख था, अब हम लोग मान ले कि वो कितना है, सिर्फ 50,000, यही कह रही हो ना कि इंटरेस्ट ऑन कितना है 50,000। तो ये 50,000 और ये 30,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम 30 मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा। 50,000 किससे डिवाइड करोगे, 4 से, आ जाएगा कितना 12,500। अब ये 12,500 किससे कंपेयर होगा, 30,000 से। आगे बात समझ में। ठीक, हम 50,000 को 30,000 से कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 30,000 की लिमिट चारों को मिलेगा और ये चारों का मिला करके इंटरेस्ट कितना है 50,000। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कि भैया 50,000 को पहले 4 से डिवाइड कर दो, 12,500। अब देखो 12,500 ज्यादा है कि 30,000, 12,500 अगर कम है तो सिर्फ कितना मिलेगा 12,500। आगे बात समझ में। ठीक, अगर मान लेते हैं कि यही फॉर एग्जांपल ये हो गया 2.5 लाख, ठीक, तो 2.5 लाख, या इसको मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं 2 लाख, ये 2 लाख आ गया। तो 2 लाख को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50,000। अब ये भी 50,000 आ रहा है और ये इंडिविजुअली भी कितना आ रहा है 30,000। तो भैया इसको भी 50,000 का इंटरेस्ट था, इसको भी 50,000 का था, इसको भी 50,000 का था और इसको भी कितने का था, और ये रिपेयर के लिए लोन लिया गया था या 1 अप्रैल 99 से पहले लिया गया था, तो उसके से मैक्सिमम लिमिट कितनी है 30,000। तो इसमें कितना माफ होगा, सिर्फ 30,000। तो ये ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाला दोनों भाई 50,000 है, इंटरेस्ट एक लोग का आ रहा है। अब लिमिट भी हम सबको दे दी 30,000 की। अब देखेंगे दोनों में से क्या है मैक्सिमम, तो सॉरी मिनिमम, तो भाई मैक्सिमम कितनी की छूट मिलेगी 30,000 की। 50,000 की तो मिल नहीं सकती है, तो सिर्फ 30,000 मिलेगी। पहले वाले केस में 12,500 का मिल गया क्योंकि वो 30,000 से कम था, और इस वाले केस में कितना मिल गया 50,000, 30,000। अगर इसी वाले केस में कहता कि ये लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया गया है, या ये लोन घर बनवाने के लिए लिया गया है और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, रिपेयर के लिए नहीं लिया गया है, तो कितना कितना मिल जाएगा 50,000। क्यों, क्योंकि अब लिमिट 30,000 से बढ़ के कितनी की हो जाएगी 2 लाख की। आगे बात समझ में। तो उसको उस वाले केस में कितना मिल जाएगा 50,000। खत्म, अब समझ में आ गया, कोनर खत्म। यही एक बस टेक्निकल चीज था, बाकी अब कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। अब हम लोग बस क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। हाँ सर, (21) अब यहां से आप लोग का अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 21 पढ़ो, हरे कृष्ण, गुड, प्रभु का नाम लेकर के शुरू। हरे कृष्ण करो जी। 21 हम लोग को करना है। पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है मिस्टर हरि कृष्ण ओन्स 3 हाउस इन आगरा, 3 घर है इनके पास, ठीक। He got a house as a gift from a widow on the condition that she will be paid 20,000 per annum for her maintenance, ठीक। The house has been let out at rupees 2,300 per month and the municipal taxes paid कितना है 3,000। सुनो, सबसे पहली बार तो हरि कृष्ण का भाग अच्छा था या जो भी कहो, ठीक। एक विडो थी, एक विडो ने क्या किया है, इनको घर गिफ्ट कर दिया। भाई अब उसको मोह माया त्याग दी, विडो थी बेचारी, विधवा थी, तो अपना क्या कर दी, मोह माया त्याग दी। और कहीं हम जा रहे हैं कहाँ, आश्रम, या जा रहे हैं अब हम तीर्थ करने और मोक्ष की प्राप्ति में, और ये घर मेरी तरफ से क्या कर लीजिए, गिफ्ट ले लीजिए।
तो हरि कृष्ण को वो गिफ्ट में घर क्या हो गया, मिल गया। लेकिन उसके बाद से उसने बोला कि भैया हमको 24,000 रुपया सालाना दे देना मेरे घर खर्च के लिए। उस विधवा ने क्या बोला हरि कृष्ण से कि 24,000 रुपया हमको सालाना दे देना, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। ये जितनी भी कहानी लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, काल्पनिक, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध, मतलब इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल में। द हाउस हैज बीन लेट एट ₹2300 पर मंथ एंड द म्युनिसिपल टैक्स स्पीड कितना 3,000, और उसने उसको किराए पे चढ़ा दिया 2300 पर मंथ के हिसाब से, और उसकी म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है 3,000। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। द वैल्यू ऑफ द सेकंड हाउस अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल रिकॉर्ड इज 14,800। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, दूसरे घर की जो अगर बात करें तो म्युनिसिपल रिकॉर्ड ये शो करता है कि उसकी वैल्यू 14,800 है। इसका मतलब कि वो क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू है 14,800 की, और स्टैंडर्ड रेंट कितने का है 15,000 का। लेकिन उसको उसने किराए पे दिया है कितने का, 1,500 पर मंथ के हिसाब से। एंड द टेनेंट हैज अंडरटेकिंग टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड अमाउंटेड टू ₹2,000। रिपेयर का खर्चा कौन बियर करेगा, टेनेंट बियर करेगा, और म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना है 2,000। द थर्ड हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 जनवरी 2014 with a borrowed capital of 1.5 lakh at 10% per annum. Interest from a firm of Sydney, Australia is occupied by Mr. Hari Krishna as his residence. तीसरा घर उसने बनवाया है 1 जनवरी 2014 को, और उस पे इंटरेस्ट देता है कितने के हिसाब से, 1.5 लाख रुपए पे 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक। और उसको, उस घर को वो रहता है खुद रहने के लिए, यानी कि वो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक। Municipal value of this house is 8,000 per annum and the municipal tax is levied at 10%, but it could not be paid during the year. लेकिन वो उसको पे नहीं कर पाया, ठीक। म्युनिसिपल टैक्स हुआ था 10%, लेकिन उस 10% के म्युनिसिपल टैक्स को उसने पे नहीं किया, ओके। फिर कह रहा है द आउटस्टैंडिंग लोन ऑन 1/4/2019 was ₹1,20,000 and nothing was repaid out of capital sum during the year. 1,20,000 का क्या है, आउटस्टैंडिंग लोन था, जिसके बदले में हमने किसी भी तरह का पेमेंट नहीं किया। इंटरेस्ट हैज बीन रेमिटेड टू द सिडनी फर्म विदाउट डिडक्टिंग एनी टैक्स फ्रॉम इट एंड देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु कैन बी ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ दैट फर्म इन इंडिया। अगर किसी भी इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटा होगा तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोले, कोई भी इंटरेस्ट पे किया गया होगा जिसपे आपको टैक्स काट करके ऑस्ट्रेलिया में भेजना था, लेकिन आपने उस पे टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, और अगर उस इंटरेस्ट पे किसी तरह का टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ होगा तो उसका आपको छूट भी नहीं मिलेगा। इस कहानी का यही मतलब है कि टैक्स पे करना था, टैक्स काटना था, लेकिन उसने कट नहीं किया और ना ही गवर्नमेंट के पास जमा हुआ। तो जब गवर्नमेंट के पास जमा ही नहीं हुआ तो उसकी आपको छूट नहीं मिलेगी। इतनी कहानी कुछ समझ में आई, फोटो बनाया जाए, पक्का। चलो आओ अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन समझो। पहले तो एक घर ये, ठीक, दूसरा घर ये, ठीक, और इसमें ऐसे कर दो, ठीक, और तीसरा घर ये, ठीक, 3 तरह का घर है, ठीक है। चलो पहले अगर घर की हम बात करें तो पहला घर जो है उनको मिला है और 24,000 का उसने मेंटेनेंस पे किया और इसको लेट आउट कर दिया 2300 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि ये घर क्या है, लेट आउट है, ठीक। कितने का, 2300 पर मंथ, यही ना। दूसरा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द सेकंड हाउस अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल रिकॉर्ड कितना है, 14,800। इसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 14,800, ओके। फिर कह रहा है कि एन स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 15,000, और स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 15,000, ठीक है। और उसके बाद से उसको उसने लेट आउट कर दिया, यानी कि ये भी घर क्या हो गया, लेट आउट है, और इसको लेट आउट किया है। एक्चुअल रेंट कितना मिला है, 1500 पर मंथ। तो सर 1500 इंटू 12 कर दे, हाँ कर दो, 18,000, ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है कि
उसके बाद से टेनेंट ने रिपेयर खर्चा पे किया, म्यूनिसिपल टैक्स पे हुआ है 2000। जब म्यूनिसिपल टैक्स इस पे कितना पे हुआ है 2000। इस वाले पे भी म्यूनिसिपल टैक्स पे हुआ है क्या, पहले वाले पे? हाँ 3000 का। इस पे भी म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया है 3000। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, दोनों केस में पे हो गया है। ठीक, तीसरा बोला है कि द थर्ड हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1/1/2004। ये वाला घर बना कब है, तो डेट ऑफ कंप्लीशन 1/1/2004, 14 सॉरी 1/1/2014। ठीक, और कैपिटल इसको बनवाया है लोन लेकर के, यानी कि लोन कितने का लिया है सर? लोन लिया है वो 1.5 लाख का। कितने परसेंट के हिसाब से सर? इस पे 10% के हिसाब से। ठीक, फिर कह रहा है कि पर एनम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इज ऑक्यूपाइड बाय हरि कृष्णा एट हिज रेजिडेंस, यानी कि ये है क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ दिस हाउस इज आर्डर पर एनम एंड द म्युनिसिपल टैक्स इज लेविड एट 10%, बट ही कुड नॉट पे ड्यूरिंग द ईयर। जब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमको म्युनिसिपल वैल्यू से कोई मतलब है? हमको म्युनिसिपल टैक्स से कोई मतलब है? नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसके नीचे की जितनी कहानी दिया है वो क्या है, बेकार है, हमसे कोई मतलब नहीं है। यही ना? अच्छा, उसके बाद से कह रहा है कि उसने इंटरेस्ट पे किया है 1,20,000 का, अभी भी क्या है, इंटरेस्ट है, जिसको अभी उसने पे नहीं किया। ही ना, मतलब पे है, लेकिन हमने अभी बताया आपसे कि अगर उस पर टैक्स लगने वाला था टीडीएस, लेकिन वो टीडीएस जमा नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटरेस्ट की भी छूट नहीं मिलेगी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में सिर्फ एक ही चीज की छूट मिलती है, किसकी? इंटरेस्ट की। देखिए बाकी चीज तो क्या होता है, नील। इसकी जीएवी क्या आएगी, नील। नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से स्टैंडर्ड कितना माइनस होगा, 30%। नील का 30% नील, तो इसका यानी कि सब कुछ तो जीरो ही आ गया। माइनस सिर्फ इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपका माइनस होगा नहीं। इसका मतलब कि इसमें कुछ नहीं होगा, इसकी ऑटोमेटिक वैल्यू कितनी आ जाएगी, नील। क्वेश्चन केवल लंबा है, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम इन दोनों की बात कर ले, ये चीज समझ में आएगी नहीं, पक्का? अब आओ देखते हैं। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन एक तरीके से और करेंगे कि मान लेंगे कि उसने क्या किया, इंटरेस्ट पे कर दिया है, तब क्या होगा, उसकी हम चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है, उसको भी छोड़ दें। इसकी बात करें अब। 2300 पर मंथ है, तो जल्दी से बताओ 2300 इंटू 12 कर दूं, बोलो कितना आ जाएगा? 12 36, 12 24, 27,600। कितना आ गया? 27,600। ये जीएवी आ गया कि नहीं? क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यू है नहीं, फेयर वैल्यू है नहीं, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो एक्चुअल रेंट ही ले लेंगे। 27,600। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किए हो, 3,000, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24,600। कोई समस्या? इसको नाम मैं क्या दूं, जल्दी बताओ। अच्छा, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, एनएवी आया, नेट एनुअल। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसका 30% कितना होगा, 24 या 72 और 60, 72 30 नहीं, 72 73 80, 7380 ना। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन है इसमें, माइनस कर दो, 0 2 17,220। ये आ गया, इसका कितना आसान था। अब हम किसकी बात कर ले, दूसरे वाले घर का। ये तो आ गया ना, इनकम ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। इसकी बात करें, बताओ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हाई, तो फेयर वैल्यू है नहीं, तो म्युनिसिपल वैल्यू ले लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेट विच एवर इज लो, तो क्या ले लेंगे, 14,800, यही तो लो है। और फिर इसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेट विच एवर इज हाई, तो क्या ले लेंगे, कितना आसान है। तो हमारी जीएवी कितनी आ गई, 18,000। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किए हो, 2,000, माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 16,000। ये क्या आया, माइनस कितना कर दो, इसका 30% कितना होगा, इंटरेस्ट लोन है नहीं, तो यही आ गया, यानी कि 12,000 सॉरी 11,200। कुछ है, खत्म हो गया।
इसको और इसको क्या कर लो, जोड़ लो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। सर क्या होगा अगर ये टीडीएस वाला हिसाब किताब नहीं होता? तो पहले प्री और पोस्ट निकाल लेते, प्री का इंटरेस्ट निकाल देते, उसको 5 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। बोलो, हाँ 5 से क्या? आप क्या बोले अभी? बोले तो ऐसे चौक कह रही हो 5 से, क्योंकि 5 साल का निकालना है। 5 साल का निकालते ही है, वो तो उसमें दिया था 5 साल। ठीक, तो पहले क्या निकाल लोगे, 1.5 लाख का 10% के हिसाब से। अब डेट ऑफ लोन इसमें दिया ही नहीं है तो काम ही खत्म हो गया, छोड़ दो, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, रेट ऑफ लोन हमको पता ही नहीं है तो इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 1,20,000 का इंटरेस्ट बकाया था, तो 1,20,000 का 10% निकाल दो, आ जाएगा 12,000, वही 12,000 माफ हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर वाला माफ होता है ना। तो बैलेंस कितना बचा है, कह रहा है बैलेंस बचा था कितना, तो 1,20,000 का 10% कितना आ जाएगा, ये ड्यूरिंग द ईयर माफ हो जाएगा। और हम लोग को पढ़ी भी थी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस में माइनस होता है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10,000 12,000 माइनस हो जाएगा। ठीक, खत्म कहानी, कुछ है? 23 अभी आज 23 करो, फिर 22 कल बताएंगे। 23 करो, इसको लिखना है कि मिटा दे, करना है तब करो, तब तो इसी में खत्म हो जाएगा टाइम। नहीं ऐसे